हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 11th फिजिक्स में समतल में गति, द्विविमीय गति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। दोस्तों जो समतल में गति है या जो द्विविमीय गति है, इस समतल में गति या द्विविमीय गति का जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है वो आपका प्रक्षेप गति का होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें जो प्रक्षेप दिख रहा है, ये प्रक्षेप कुछ अलग शब्द लग रहा है, कुछ अलग शब्द है। ये शब्द है क्या? तो दोस्तों प्रक्षेप का मतलब जो होता है ना, प्रक्षेप का जो मतलब होता है वो एक वक्र होता है। क्या होता है भाई? वक्र। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? वक्र। और वक्र आपने देखा होगा, आपने समझा होगा कि वक्र जो है ना इस टाइप का ही होता है, इस टाइप का ही जो है ना वक्र बनता है, इस टाइप का ही बनता है ना वक्र, है ना। तो यही दोस्तों हमें प्रक्षेप गति मतलब वक्र गति जो है ना पढ़ना है, वक्र गति जो है ना पढ़ना है। अब बात ये आती है कि जो वक्र गति होती है, ये वक्र गति होती कब है? होती कब है? ये वक्र गति कब होती है? ठीक है, तो दोस्तों वक्र गति कब होगी? जैसे मान के चलो हम किसी बॉल को उठा लें, किसी बॉल को उठा लें और बॉल को हम ऐसे फेंक दें, इस बॉल को हम क्या करें? ऐसे फेंक दें। तो यहाँ से जब हम बॉल को फेंकेंगे, जैसे मान के चलो ये एक व्यक्ति है, क्या है? ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है अपना जो बॉल है, इस बॉल को फेंकेगा तो ये जो बॉल है पहले तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाते जाते फिर नीचे आएगी और एक समय ऐसा होगा कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर ये आकर बॉल गिर जाएगी। होगा ऐसा। इसी प्रकार यहाँ से जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक बंदूक है, मेरे पास मेरे भाई ये क्या है? एक बंदूक है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? बंदूक है। ठीक है, और यदि इस बंदूक से मैं गोली मारूं, देखिए मान के चलो यहाँ पर एक सेकंड मान लेते हैं, यहाँ पर ये एक पेड़ है, क्या है? एक ये पेड़ है और इसमें लगा हुआ है आम। क्या लगा हुआ है? आम। तो इसमें क्या लगा हुआ मेरे भाई? आम लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बंदूक से मैं क्या करूँगा? गोली मारूंगा। तो ये बंदूक से गोली मारूंगा तो ये गोली जाएगी जाते 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 और पृथ्वी के एक बिंदु पर एक समय पे गिर जाएगी। तो ये बंदूक से मारी गई जो गोली की है वो भी क्या है? एक वक्राकार का रूप धारण कर रही है, वक्र का रूप धारण कर रही है। इसी प्रकार इस व्यक्ति ने अपनी बॉल फेंकी तो ये बॉल पहले ऊंचे जाएगी और फिर नीचे जाकर पृथ्वी पर गिर जाएगी। तो ये भी कौन सी गति है दोस्तों? एक वक्राकार गति है। क्या है? वक्राकार गति। तो मेरे भाई जो वक्र गति होती है, जो वक्र की गति होती है, इस वक्र की गति को क्या बोलते हैं? हम प्रक्षेप गति बोलते हैं। समझ गए ना? ठीक है, चलो इसके अलावा ये तो चीज़ आप समझ गए हो। वक्र गति जो है ना इस टाइप की जो गति होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप गति। ये प्रक्षेप गति कब होगी? जब बंदूक से गोली दागी जाएगी, या फिर हम ये कहें कि उड़ता हुआ जो प्लेन है, उड़ता हुआ जो हवाई जहाज है, उससे कोई बम को फेंका जाए तो वो भी आपकी कौन सी गति होगी? प्रक्षेप गति, वक्र गति होगी, है ना। या फिर किसी क्रिकेट में खेल रहे खिलाड़ियों द्वारा बॉल फेंकी जाती है तो वो बॉल भी जो है ना वक्र गति करती है, वक्र गति करती है। तो इस टाइप से बहुत सारे जो वक्र गति है, इस वक्र गति के एग्जाम्पल हो सकते हैं, वक्र गति के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है ना। चलो जैसे मान के चलो हम यदि हमारा ये मकान है, हमारा ये मकान है और हम मकान की क्या करें भाई? छत पे खड़े हुए हैं। हम मकान की क्या कर रहे हैं? छत पे खड़े हुए हैं, है ना। और यहाँ से हमने किसी पत्थर को फेंका तो ये पत्थर जो है ना इस टाइप का गिरता जाके पृथ्वी पे गिर जाएगा। तो ये भी क्या है? वक्र गति। ठीक है, तो वक्र गति के कई उदाहरण हैं। ठीक है, चलो अब वक्र गति को समझने के लिए दोस्तों आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है? तो दोस्तों पहला तो आपको ऊर्ध्वाधर तल समझना पड़ेगा और क्षैतिज तल समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के बाद याद रखना, ये जो आपका सीधा जो लंबवत जो आपको दिख रहा है ना, सीधा ऊपर की ओर, सीधा ऊपर की ओर या फिर सीधा नीचे की ओर, सीधा ऊपर की ओर या फिर सीधा नीचे की ओर जो तल होता है मेरे भाई, वो आपका ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है। कौन सा तल कहलाता है भाई? ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है। सीधा ऊपर की ओर या सीधा नीचे की ओर जो तल होता है वो आपका ऊर्ध्वाधर तल होता है। और जो इस टाइप का जो तल होता है आड़ा, ठीक है, आड़ा,
ठीक है। ये जो आपका तल होता है वो कौन सा तल होता है, क्षैतिज तल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि खड़ा जो तल होता है, सीधा खड़ा, वो आपका ऊर्ध्वाधर, और जो आड़ा लेटा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं क्षैतिज तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल बोलते हैं। क्लियर हो चुका है, इतना समझ गए ना। ठीक है, अब आप समझ गए हो प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, वक्र होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप देख लो, प्रक्षेप गति क्या है। यदि किसी पिंड को किसी वेग से, कोई भी वेग हो सकता है, कोई वो वेग जो है ना, वो जो वेग होगा कोई भी, वो प्रारंभिक वेग होगा, क्योंकि जब हम वस्तु को फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग से ही फेंकेंगे ना। तो यदि किसी पिंड को किसी वेग, और वो कौन सा वेग होगा, प्रारंभिक वेग, किसी वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, मतलब ये जो आपकी दिशा है ऊर्ध्वाधर, इस दिशा से भिन्न फेंकना है, इस दिशा से भिन्न फेंकना है। अगर आप नीचे से फेंकोगे तो डायरेक्ट आप ऐसा ना फेंक के आप उसको इससे भिन्न थोड़ा फेंक दोगे। ठीक है, और यदि आप यहाँ से नीचे फेंकोगे तो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं फेंकोगे, थोड़ा सा आप ऐसे करके फेंकोगे, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न फेंकना है, मतलब एकदम सीधी नहीं फेंकना है ऊपर की ओर, एकदम सीधी नीचे की ओर नहीं फेंकना है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। जैसे मान के चलो हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो एकदम सीधी ऊपर नहीं फेंकेंगे, थोड़ा सा इससे अलग, ये इस टाइप से, या फिर हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो एकदम नीचे की ओर नहीं फेंकेंगे, यहां से हम इस टाइप से फेंकेंगे। समझ गए ना। तो ऊर्ध्व दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण, देखो आपको पता है, ध्यान रखना, और आपको नहीं पता तो अब याद रखो, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो त्वरण होता है किसी भी वस्तु को जब हम फेंकते हैं तो उस वस्तु पर त्वरण लगता है। क्या लगता है भाई, त्वरण। और ध्यान रखना वो त्वरण है ना हमेशा नीचे की ओर लगता है, हमेशा कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। ठीक है ना, हमेशा। देखो जैसे मान के चलो ये वस्तु, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, इस मार्कर को मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिरेगा हमेशा। ये मार्कर को छोड़ूंगा तो कभी ये मार्कर ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी ये मार्कर जो है ना ऊपर नहीं जाएगा, ये मार्कर हमेशा नीचे गिरेगा, हमेशा क्या करेगा, नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो प्रत्येक वस्तु पर हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। गुरुत्व त्वरण होता है वो प्रत्येक वस्तु पर हमेशा कहाँ की ओर लगता है भाई, नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कहाँ की ओर लगता है, किसी भी वस्तु पर हमेशा पृथ्वी तल की ओर, मतलब नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में, गुरुत्वीय त्वरण कहाँ की ओर लगेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब नीचे की ओर। ठीक है, तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत मतलब उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगेगा और उसके अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वक्र गति करता है। ये जो आपका ऊर्ध्वाधर तल है, इसमें कौन सी गति करता है, ये वक्र गति करता है। कौन सी गति भाई, ये वक्र गति करता हुआ पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर गिर जाता है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर गिर जाता है। गिरेगा ही भाई, जैसे इस मार्कर को फेंकेंगे तो कब तक, जैसे फेंक दिया तो कब तक चलेगा, हवा में, एक समय तो ऐसा आएगा कि जो पृथ्वी पर गिर जाएगा, है ना। बॉल को ही फेंका तो बॉल कब तक चलेगी हवा में, एक ना एक समय ऐसा आएगा जो पृथ्वी पर गिर जाएगा। ठीक है, गिर जाता है। इस गति को ही हम बोलते हैं मेरे भाई प्रक्षेप गति। कौन सी बोलते हैं भाई, प्रक्षेप गति। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे दोस्तों आपको थोड़ा सा इतना याद रखना है, आप ये समझ गए हो, इस गति में फेंके गए जो आपको पिंड फेंका जाता है, जैसे मान के चलो मैंने बॉल को फेंकी, किसको फेंकी, बॉल को फेंकी। ठीक है, तो जो फेंके गए पिंड को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं। जैसे हमने बॉल को फेंकी तो जो बॉल है वो प्रक्षेप का काम कर रही है। जैसे बंदूक से गोली को दागा तो जो गोली है वो किसका काम कर रही है, प्रक्षेप का काम कर रही है। जैसे मैंने किसी पत्थर को फेंका तो पत्थर किसका काम कर रहा है, प्रक्षेप का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस गति में फेंके गए पिंड को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तथा उस पिंड द्वारा जो रास्ता तय किया जाएगा, जैसे मान के चलो मेरे पास, एक सेकंड, जैसे मान के चलो ये हमारा यहाँ से मैंने क्या किया, किसी पिंड को फेंका, तो ये जो पिंड है इस टाइप से गति करता आ जाएगा और पृथ्वी के तल पे, पृथ्वी के किसी बिंदु पर आकर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पर इस पिंड को जो हम ना, ये जो आपका पिंड है, इस पिंड को हम क्या बोलेंगे, प्रक्षेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रक्षेप बोलेंगे। और इस पिंड द्वारा तय किए गए पथ को, इस पिंड ने ये वाला रास्ता तय किया ना, और इस
तय किए गए जो पथ है वो आपका कहलाता है प्रक्षेप पथ। क्या कहलाता है भाई? प्रक्षेप पथ कहलाता, ये आपका प्रक्षेप पथ है। ठीक है, तो ये आपका मान लेते हैं ये क्षैतिज वाला है, ये कौन सा है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर है। कौन सा है? ऊर्ध्वाधर। और ये आपका कौन सा है? क्षैतिज है। कौन सा है भाई? क्षैतिज तल है। ये क्षैतिज तल है और ये ऊर्ध्वाधर तल है। तो ये आपका प्रक्षेप पथ होगा। ठीक है, तो फेंके गए पिंड को प्रक्षेप और तय किए गए पथ को कौन सा पथ बोलते हैं? प्रक्षेप पथ बोलते हैं। आगे आपको थोड़ा सा इतना याद रखना है, जो प्रक्षेप गति का अध्ययन हम दो स्थितियों में करते हैं। जो आपकी प्रक्षेप गति है इसका अध्ययन हम दो स्थितियों में हम करेंगे, हम भी आपको करके बताएंगे। ठीक है, देखो, किसी ऊंचाई से क्षैतिज में फेंके गए पिंड की गति, मतलब किसी ऊंचाई से, जैसे मान के चलो एक सेकंड भाई, जैसे मान के चलते हैं ये ऊर्ध्वाधर तल है और ये आपका क्या है? एक क्षैतिज तल है। क्या है? एक क्षैतिज तल। तो यहाँ जो ये है, यहाँ से अगर हम किसी पिंड को फेंकें, तो यहाँ से किसी पिंड को फेंकेंगे ऊपर, जो पिंड है ना ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ पृथ्वी के किसी बिंदु पर आकर गिर जाएगा। बोलो, गिर जाएगा कि नहीं? तो वही बोला है किसी ऊंचाई से, मतलब इस ऊंचाई से मान लेते हैं इसकी जो पृथ्वी तल है, इस पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है? मान लेते हैं कितनी? h है। क्या है? h है। और इस पिंड को जब हमने क्षैतिज में फेंका तो इसकी जो लंबाई मान लेते हैं क्या है? x है। क्या है? x। या फिर आप ऐसा करो, इसको y मान लो, इसको क्या कर लो? x मान लो। तो यही है किसी ऊंचाई से क्षैतिज में फेंके गए पिंड की गति। तो इस ऊंचाई से अगर क्षैतिज में हम पिंड को फेंकेंगे तो इसकी क्या गति होती है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और पृथ्वी तल से क्षैतिज के साथ, जो देखो हमने पृथ्वी तल है, इस पृथ्वी तल से हमने किसके साथ? क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज है, इसके साथ हमने किसी कोण पर पिंड को फेंका। तो ये जो कोण है, मान लेते हैं कोण क्या है? थीटा। तो इस कोण से हमने पिंड को फेंका तो इस पिंड की क्या गति होगी? तो समझ पा रहे हो ना, जब हम किसी ऊंचाई से पिंड को फेंकेंगे तो उसकी गति क्या होगी? उसकी क्या होगी? गति क्या होगी? हम उसका अध्ययन करेंगे। और पृथ्वी तल से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए हम पिंड को फेंकेंगे तो उसकी पिंड की क्या गति होगी? उसका अध्ययन जो है ना हम करेंगे। तो आई होप आप ये जो प्रक्षेप गति है बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं? क्षैतिज, मतलब किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में किसी पिंड को फेंक रहे हैं। किसी ऊंचाई से हम क्षैतिज दिशा में किसी पिंड को फेंक रहे हैं और वो जो पिंड को फेंकेंगे तो उस पिंड का जो फेंकेंगे तो उसकी जो प्रक्षेप गति होगी, उस प्रक्षेप गति का जो है ना हम व्यंजक करने वाले हैं। ठीक है ना? चलो, तो ध्यान रखना, ऊंचाई से हम क्षैतिज दिशा में किसी पिंड को फेंक रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल बना लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मान लेते हैं ये आपका ऊर्ध्वाधर तल है और ये जो आपका है ना वो आपका क्षैतिज तल है। ये आपका कौन सा तल है? क्षैतिज तल है और ये आपका ऊर्ध्वाधर तल है। ठीक है, आप जानते हो ना ये आपका कौन सा तल होता है? ऊर्ध्वाधर तल। और ये आपका कौन सा तल होता है? ये आपका होता है क्षैतिज तल। क्षैतिज तल, ये आपका क्षैतिज तल होगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों का जो है ना शून्य बिंदु है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ को स्टार्ट होगा और यहाँ से ये पॉइंट ऊपर को स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों, कि जो आपका पृथ्वी तल है, इस पृथ्वी तल से y ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर? y ऊंचाई पर एक बिंदु हमारे पास है P। एक बिंदु हमारे पास क्या है? P। पृथ्वी तल से हमने y ऊंचाई पर एक बिंदु हमने मान लिया P। ठीक है, और ये जो आपका P बिंदु है, कौन सा बिंदु है मेरे भाई? P बिंदु है। कौन सा? एक सेकंड रुकना है। हाँ, P बिंदु है। इस P बिंदु से हम क्या कर रहे हैं? किसी पिंड को फेंक रहे हैं। किसी पिंड को हम क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं, क्योंकि हमें ऊंचाई से क्षैतिज तल में ना पिंड को फेंकना है। तो इस P बिंदु से हम किसी पिंड को फेंक रहे हैं। तो जब हम पिंड को फेंकेंगे तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा पिंड का, वो क्या होगा? u होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा? u होगा। तो प्रारंभिक वेग जो आपका u है, इस प्रारंभिक वेग u से हम इस पिंड को फेंक रहे हैं। तो पिंड को हम जो फेंकेंगे तो ये जो पिंड है क्षैतिज में गति करता हुआ पृथ्वी के किसी बिंदु पर आकर गिर जाएगा।
बोलो सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो जब हम इस पिंड को फेंकेंगे तो पिंड जो है ना क्षितिज में गति करता हुआ पृथ्वी के किसी बिंदु पर आकर गिर गया। तो मान लेते हैं जो ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर आकर गिर गया, ठीक है, यहाँ पर आकर गिर गया, जिसका मान लेते हैं ये Q है। क्या है? Q है। जिसकी बिंदु जो आपका 0 है, 0 से दूरी मान लेते हैं क्या है, ये क्षैतिज अक्ष है, तो इसको मान लेते हैं ये दूरी क्या है, x है। क्या है? x है। तो मतलब जब हमने पिंड को यहाँ से फेंका तो इस पिंड ने कितनी दूरी तय की, x दूरी तय की। मतलब यहाँ पर पिंड का जो विस्थापन है वो कितना आया, x आया। पिंड को किस ऊंचाई से फेंका, y ऊंचाई से फेंका, तो पिंड का जो विस्थापन है वो कितना आ गया, x। मतलब पिंड इतना विस्थापित होकर यहाँ पर आकर गिर गया। अब इसके अलावा एक चीज़ समझो, जब दोस्तों हम पिंड को फेंकेंगे, तो पिंड हमेशा आपका नीचे की ओर गिरेगा। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को यदि हम छोड़ दें तो ये मार्कर हमेशा कहाँ की ओर गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा। बोलो गिरेगा कि नहीं? अगर हम इस जो मार्कर है इसको छोड़ दें तो क्या मार्कर ऊपर की ओर गिरेगा, क्या ऊपर की ओर जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना, हमेशा कहाँ की ओर जाएगा, नीचे की ओर। क्योंकि दोस्तों किसी जो गतिमान कण होता है, कोई भी गतिमान कण होता है, उस गतिमान कण पर एक त्वरण लगता है। कौन सा त्वरण लगता है? जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण बोलते हैं? जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, G से व्यक्त करते हैं। तो किसी भी गतिमान जो कण होता है उस पर एक त्वरण लगता है जिसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। और वो गुरुत्वीय त्वरण जो है ना किसी भी पिंड पर हमेशा नीचे की ओर लगता है। हमेशा कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। जैसे मान के चलो ये हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर को हम फेंकेंगे तो हमेशा ये कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इस पर क्या लगेगा, एक गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। ठीक है ना, क्या लगेगा भाई, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है हमेशा कहाँ की ओर होगा, नीचे की। कहाँ की ओर होगा भाई, हमेशा नीचे की ओर। समझ में आपको आया? ठीक है। तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगेगा। तो ये जो पिंड है गति करेगा, तो देखो इसको प्रारंभिक वेग से हमने फेंका। किससे फेंका? प्रारंभिक वेग से फेंका। बट ये जो प्रारंभिक जो वेग है u से तो फेंका है, लेकिन ये जो वेग है ना प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होगा, क्योंकि ये जो वेग है ना वो बदलता जाएगा। जैसे अगर इस बिंदु पर देखें तो इसका वेग जो है ना कुछ अलग होगा, इस बिंदु पर देखें तो इसका जो वेग है ना वो अलग होगा, इस बिंदु पर देखें तो इसका जो वेग है ना वो क्या होगा, अलग होगा। मतलब प्रत्येक बिंदु पर इसका जो पिंड है इसका वेग जो है ना अलग अलग होगा, क्योंकि वो तो सही बात है। जैसे हमने किसी बॉल को यहाँ से फेंक दिया, ठीक है, जब फेंका तो यहाँ से तेज जाएगी, फिर से लो, फिर से लो, फिर से लो, ऐसे इसका जो वेग है ना वो चेंज होता जाएगा। तो किसी पिंड को जब हम फेंकते हैं तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उस पिंड का वेग अलग अलग होता है। बट अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण जो है ना प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। और त्वरण हमेशा कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर, क्योंकि इसीलिए तो पिंड जो है ना नीचे गिरता है। तो प्रत्येक बिंदु पर जो त्वरण है वो क्या है, मान लेते हैं G है। क्या है? G है, जो हमेशा कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। और त्वरण हमेशा ध्यान रखना कि ऊर्ध्वाधर तल में ही लगता है। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला जो तल दिख रहा है ना, त्वरण हमेशा इसी तल में लगेगा। इस तल में जो आपका क्षैतिज तल है ये वाला, इसमें आपका गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगता है। कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर। तो इस अक्ष पर लगेगा। तो इस अक्ष पर त्वरण जो है ना वो क्षैतिज अक्ष पर जो त्वरण है ना वो क्या आएगा, आपका शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। इतना आप समझ गए हो ना, कोई दिक्कत है? चलो अब हम चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों मैंने जो आपको डायग्राम में बनाया है, डायग्राम में दिखाया है, उसकी तो 2 लाइन की हम थ्योरी भी लिख लेंगे, है ना, क्योंकि जो हमें बनाया है उसकी थ्योरी भी तो हमें समझ में आनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा है, हमने क्या बनाया है, हमने क्या किया, माना किसी पिंड को क्षैतिज से बाय ऊंचाई पर किसी बिंदु P से प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, तब पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण G सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। किंतु इस पिंड का जो वेग है प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है। देखो हमने देखा एक बिंदु है ना, इस बिंदु पर वेग क्या है, v1 है, इस पर क्या है, v2 है, इस पर क्या है, v3 है। तो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, वेग अलग अलग। बस हमें इतना ही करना है, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा सा प्रत्येक बिंदु पर वेग जो है ना अलग अलग होता है। और इस प्रकार से पिंड
इस प्रकार से पिंड x दूरी तक विस्थापित होकर पृथ्वी के किसी बिंदु Q पर आकर गिर जाता है। पृथ्वी के किसी बिंदु Q पर आकर गिर जाता है। यही किया ना, देखो हमने इसको पिंड को फेंका तो x दूरी तक विस्थापित होकर Q पर आकर गिर गया, बस इतना ही किया ना, और कुछ तो नहीं किया। चलो बस इसके अलावा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी गति के लिए जो है ना व्यंजक निर्मित करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों ऊर्ध्वाधर गति के लिए बात करेंगे। किसके लिए? ऊर्ध्वाधर गति के लिए। मतलब जो है ना पिंड जब यदि ऊर्ध्वाधर गति करेगा, पिंड कौन सी गति करेगा? ऊर्ध्वाधर गति करेगा। तो देखो जब पिंड ऊर्ध्वाधर गति करेगा, जो पिंड है ऊर्ध्वाधर गति करेगा, तो ऊर्ध्वाधर के लिए जो आपका विस्थापन है वो क्या है? y है। क्या है? y है। और ऊर्ध्वाधर गति के लिए प्रारंभिक वेग क्या है? u है। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? ऊर्ध्वाधर गति के लिए हम जो पिंड है उसका विस्थापन देखेंगे। तो ऊर्ध्वाधर में कितना विस्थापन है? y ही विस्थापन है ना। चलो तो यहाँ पर देख लो, तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए जो आपका प्रारंभिक वेग है u, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर गति जब होगी, ऊर्ध्वाधर गति होगी तो ऊर्ध्वाधर गति में क्या लगेगा? त्वरण लगेगा। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए जो आपका त्वरण होगा a, वो आपका क्या होगा? g होगा। क्या होगा? g होगा। और जो आपका विस्थापन होगा, क्या होगा भाई? विस्थापन होगा ऊर्ध्वाधर गति के लिए, वो क्या होगा? y होगा। देखो विस्थापन क्या होता है? s, तो s बराबर क्या हो जाएगा? y। ऊर्ध्वाधर गति में विस्थापन क्या है? y होगा। ठीक है, चलो इतना आप समझ गए। अब गति के द्वितीय समीकरण से, अब गति का द्वितीय समीकरण क्यों यूज कर रहे हैं? गति का द्वितीय समीकरण इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि द्वितीय समीकरण से हम विस्थापन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गति के द्वितीय समीकरण से हम क्या निकालते हैं? विस्थापन। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? h बराबर ut प्लस हाफ at²। बोलो होता है कि नहीं? s बराबर ut प्लस हाफ at², यही होता है ना हमारा गति का समीकरण। चलो ब्लैक मार्कर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या? s बराबर ut प्लस हाफ at², यही होता है ना। ठीक है, चलो तो विस्थापन हमारा क्या है? y, तो ये रख दिया y। प्रारंभिक वेग u क्या है? 0, तो ये आपका 0 × t प्लस ये आपका 1/2 सेम है। अब a क्या है? त्वरण, और a की जगह आपका त्वरण आपका क्या है? g, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या लग रहा है? त्वरण लग रहा है g। ठीक है, और ये आपका t जो है ना वो आपका सेम रहा। t जो है ना आपका क्या हो गया भाई? सेम रहा। t जो आपका सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अभी हमें क्या मिलेगा? 1/2, और ये आपका क्या हो जाएगा? gt²। तो ये हमारा gt² और अपॉन में क्या रहा? 2। तो ये जो है ना हमारा क्या आ गया? विस्थापन आ गया। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर गति, जब पिंड जो है ना ऊर्ध्वाधर गति करेगा, ये जो पिंड है, ये पिंड यदि ऊर्ध्वाधर गति करता तो उसके लिए जो विस्थापन जो है ना वो क्या निकलता? y बराबर gt²। y बराबर क्या होता? gt²/2, gt²/2 यही होता। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा जैसे मान के चलो इसको नहीं लिखना है ऐसा, तो 1/2 gt², ऐसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये किसके लिए आ गया? ऊर्ध्वाधर गति के लिए। अब हमें यही जो चीज़ है ना वो किसके लिए करना है? क्षैतिज गति के लिए। किसके लिए करना है भाई? क्षैतिज गति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ऊर्ध्वाधर गति के लिए हो गया और ये हमारा क्षैतिज के लिए। तो लिख देंगे क्षैतिज गति के लिए, क्षैतिज गति के लिए। तो देखो क्षैतिज गति करेगा मतलब जब पिंड जो है ना ऐसे गति करेगा, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से, क्षैतिज में ही तो फेंका, तो जब पिंड हमारा ऐसे क्षैतिज में गति करेगा। ठीक है, तो आपका जो प्रारंभिक वेग है, जो आपका क्या है? प्रारंभिक वेग है u, जो आपका प्रारंभिक वेग है u, क्योंकि हमने जब क्षैतिज में प्रारंभिक वेग u से ही तो फेंका, प्रारंभिक वेग u से फेंका। ऊर्ध्वाधर में तो जो आपका जो पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में तो हमने पिंड को फेंका ही नहीं, ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड को फेंका तो इसका नहीं फेंका ना, तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया। बट हमने प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज में फेंका। किस में फेंका? क्षैतिज में फेंका। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर हमारा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। त्वरण
ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षैतिज में जो त्वरण है वो तो लग ही नहीं रहा, क्षैतिज में त्वरण नहीं लगता, त्वरण हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है। ठीक है, चलो इसके अलावा जो आपका विस्थापन होगा, क्या होगा, विस्थापन एस होता है ना, विस्थापन, विस्थापन क्या होगा, एस। तो ये जो आपका विस्थापन एस बराबर क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि क्षैतिज में जो विस्थापन आपका वो क्या है, एक्स है, क्षैतिज में विस्थापन आपका क्या है, एक्स है। ठीक है, तो गति का द्वितीय समीकरण, तो गति के द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण से लगाएंगे। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होगा ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होगा। चलो इसके बाद हम चीज़ों को ले जाते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पर। तो देखो एस विस्थापन हमारा क्या है, एस बराबर एक्स, तो ये हमारा आ गया एक्स। यू प्रारंभिक वेग है, यू की जगह यू रखना है, तो ये हमारा यू, और टी की जगह टी। ठीक है, चलो 1/2 ए टी स्क्वायर, ए त्वरण है, त्वरण की जगह हमें क्या रखना है, 0 इंटू क्या जाएगा, टी स्क्वायर। तो जब 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एस बराबर हमारा क्या जाएगा, केवल यू टी आएगा ना, एस बराबर हमारा क्या जाएगा, केवल यू टी आ जाएगा। क्या जाएगा भाई, यू टी आ जाएगा। समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एस बराबर क्या आ गया, यू टी आ गया। कोई दिक्कत है? चलो अब एस बराबर यू टी आ गया, एस बराबर क्या आ गया, यू टी आ गया। तो यदि मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूँ, टी बराबर यू कहाँ चला जाएगा, बटे में, यू कहाँ टी की वैल्यू निकालूंगा इधर से तो यू बटे में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू, जो हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, टी की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है, टी की वैल्यू आ गई। इतना आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, इतना आप समझ गए ना। इसके बाद आप क्या करो, जो टी की वैल्यू निकाली आपने, किसकी वैल्यू निकाली है, देखो आपने जो ऊर्ध्वाधर गति के लिए ये जो विस्थापन निकाला था, इसको दे देना समीकरण नंबर 1। क्या दे देना, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आ गया। अब जो आपने यहाँ से जो आपने कौन सी क्षैतिज गति में जब आप निकाल रहे थे तो विस्थापन x बराबर क्या आया था, यू टी आया था, यही निकला था ना। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो किसका मान निकाल लिया, देखो विस्थापन x बराबर यू टी आ गया क्षैतिज में, और ऊर्ध्वाधर में ये विस्थापन आया था। बट हमें विस्थापन एक ही जगह देखना है, विस्थापन हमें कहाँ देखना है, एक ही जगह। ठीक है, तो t की वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन क्या आ गया, u, तो t का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये है, बाय बराबर 1/2, ये आपका रहा g, ये रहा आपका g, और t की जगह ये रखना है, तो x अपॉन u का क्या लिखना है, स्क्वायर। तो ये आपका ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो, तो ये बाय बराबर ये 1/2, ये g, ये x, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, u स्क्वायर। तो ये जो है ना हमारा फाइनली जो है ना विस्थापन आ गया है। ठीक है, प्रक्षेपित गति आ गई। मतलब क्या करना है आपको, मतलब जो है ना जब हम किसी पिंड को ऊंचाई से क्षैतिज में फेंकेंगे तो जो पिंड की जो गति आई है वो क्या आई है, बाय बराबर 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, जो आपका एक फरवलय का समीकरण है, मतलब जो है ना ये जो है ना आपका फरवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है, ये देखो ये आपका जो निकला है ना, ये जो मतलब पिंड को जब हमने ऊंचाई से फेंका तो ये मार्ग कैसा है, परवलय, मतलब एक वक्र के आकार का है। किसके आकार का है, वक्र के आकार का। किसके आकार का, वक्र आकार का। तो ये जो वक्र आकार है इसका हमें समीकरण निकालना था। क्या निकालना था, समीकरण। तो हमने जब समीकरण निकाला तो समीकरण आपका जो है ना, जो वक्र का जो समीकरण होता है वो आपका क्या होता है, जानते हो आप वक्र का आप समीकरण जानते हो, नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो आप जो मैथ वाले स्टूडेंट हो अगर, तो वो तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों वक्र या जो परवलय है इसका जो समीकरण होता है वो होता है बाय बराबर क्या होता है, बी डेक्स एक्स स्क्वायर। ये होता है वक्र का। जो परवलय होता है ना, जो ये आपका जो वक्र बना है, इस वक्र का समीकरण मैथ वाले स्टूडेंट अगर पढ़े हों तो आप जानते होंगे ये होता है समीकरण। ठीक है,
बट हमारा ये समीकरण यही तो निकला, तो देखो यही निकला ना। अगर हम दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है 1/2 g(x²), इसको हम यदि कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें, कांस्टेंट, और b भी तो हमारा कांस्टेंट है, b भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो यदि हम इसको कांस्टेंट मान लें, 1/2gxu² है, इसको यदि b मान लें तो हमारा समीकरण यही तो बना, y और ये हमारा b और ये x², यही बना ना। तो ये हमारा परवलय का समीकरण आ गया। क्या आ गया, परवलय का समीकरण आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फाइनली जो है ना, जो जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई से क्षेत्र में फेंकते हैं तो उसका जो मार्ग होता है वो परवलयाकार होता है। क्लियर हुआ? तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।